चलो चलते हैं एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट पर। इसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन लेंगे, हर सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन जितने के एग्जाम में आएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशांकों के तहत स्थापित किए गए हैं? अगर हम बात करें पंचायती राज की तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर तो हम इनकी बात करें इसमें इसका आंसर होगा क्या? अगर आपके देखे जाए पंचायती राज, तो पंचायती राज की अगर बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होंगे। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तंत्र के बारे में अगर आपको बताएं तो ये एक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये 15 राज्य नीति निर्देशक तत्व 15 होते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा है? तो 2000 के नोट के पीछे की तरफ अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था प्रगति में, मंगलयान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या इनमें से कोई नहीं। अगर 2000 के नोट की बात करें तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो इसके पीछे जो है वो मंगलयान का चित्र छपा है। और मंगलयान की अगर बात करें तो हम मंगलयान 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन के उसमें छोड़ा गया था, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरबेल या कष्टकुता निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी या मर्थपोषी या परपोषी? अगर इसकी बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमरबेल परजीवी, जो कि पेड़ों में पाई जाती है। अमरबेल पेड़ों पे होती है, जो पेड़ों के ही खाने से अपना खाना बनाती है, अपने आप प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या समूह -2, -4, -2 या फिर 0, इन सब मतलब ये जो नंबर लिखे हैं इसमें बहुलक क्या है? अगर बात बहुलक की करते हैं तो बहुलक होता है वो जो गिनती में सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो गिनने में सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लग रहा है हमको वो 3 लग रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 13 + 23 + 33 + 93। क्या इसका ऑप्शन क्या होगा? चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो सही तरीके से शॉर्ट ट्रिक वो अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें बता देंगे आपको। यहाँ आपको समझ लेते हैं। जो एस एन का यानी इनके जो योग का जो फॉर्मूला होता है, ये समांतर श्रेणी है, जो इनका जो अंतर है बराबर है समांतर श्रेणी। तो इसमें जो योग का फॉर्मूला होता है एस एन n/2 × a + l है। ये जो है l है यानी अंतिम पद। अगर बात करें हम n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d सार्वंतर होता है यानी इसका और इसका अंतर, या फिर इसका और इसका अंतर। तो अगर हम बात करें सार्वंतर की तो वो 10 होगा, और अंतिम पद की बात करें तो 93 होगा। हम इसमें tn यानी पदों की संख्या अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है ये tn का मतलब पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ जो होते हैं इसमें पद होते हैं यानी कितने होते हैं टर्म्स। तो a यानी प्रथम पद + n-1 × d, इससे हम निकालते हैं और n आ जाता है 9। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं हम एस एन = n/2 a + l। एस एन की जगह 9 और 9/2, इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप करो, ये करोगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 477। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, फर्श बनाने की लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, कुल लागत 5000 रुपये है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। अगर हम इसकी बात करें एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी ये x है तो ये 2x है। ठीक है, बनाने की और 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और कुल लागत 5000 रुपये की है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे देख लो, 5000 रुपये उसकी लागत आई और 100 रुपये जो है उसके एक वर्ग मीटर में आती है, तो इससे 0 काट दो। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी 50 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 50 वर्ग इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कैसे? हम इसको भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी x × 2x = 50। तो अगर हम बात करें यहाँ आ जाएगा x², 2 से कट का 50 बराबर आ जाएगा 25, और x की वैल्यू 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो कमरे की कुल लंबाई मतलब चौड़ाई से दोगुनी यानी 10।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है, अगर आप वहाँ समझ में चाहते हो वहाँ समझ जाओ। माना कमरे की चौड़ाई x है, लंबाई 2x है, फर्श का क्षेत्रफल इतना होगा यानी x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, और फर्श का क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 50 मीटर स्क्वायर है, यानी 2x स्क्वायर बराबर 50 मीटर, तो x बराबर 5 मीटर होगा और 2x की वैल्यू 10 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा और अजय मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। कृष्णा और अजय मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि यदि कृष्णा एक कार्य करने की क्षमता जैसे 3 गुना है तो अकेले अजय कितने दिनों में कार्य करेगा। तो अगर हम बात करें, मान लो अजय की वैल्यू x है और मतलब जो कार्य करने की क्षमता है, एक दिन में अजय x काम करता है और ठीक कृष्ण 3x करेगा, तो एक दिन में कितना हो गया 4x, 4x। और कार्य कितने दिनों में पूरा होता है 12 दिनों में, तो हो जाएगा 12 चौक 48, इसका 48 ही आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो काम है वो एक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक सेकंड, अगर हम पूरा काम लेंगे तो काम कितना होगा, इसका 48, इसमें x नहीं, यहाँ मानते हैं हम 1, मान लो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और वो 3 यूनिट काम करता है, तो x को ख़त्म कर देते हैं हम, और 4 इंटू 12 48 डेज, यहाँ x नहीं, x की ज़रूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कृष्ण एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और उसका 3 गुना यूनिट अजय करता है सॉरी, अजय जो है वो 1 यूनिट करता है और जो कृष्ण है वो 3 यूनिट एक दिन में करता है, यानी इसका 3 गुना, तो 4 यूनिट होगा, 12 दिन में कार्य करते हैं, तो इसका मतलब 48 दिन लगेंगे इसको, 48 यूनिट टोटल कार्य है, और अजय एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 48 दिन ही लगेंगे उसको। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। अगर हम बात करें जीवाणु को मारने के लिए तो क्लोरीन, हमारी जो टंकियाँ होती है गाँव में लगी होती है या फिर शहरों में जिसका पानी हम पीते हैं उसमें भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x को 6 से विभाजित किया जाता है शेषफल 5 मिलता है, यदि x प्लस 5 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मान लो कोई ऐसी नंबर ले लो, यानी 11 ले लो, जो 6 से डिवाइड करेंगे हम, शेषफल 5 आएगा। ठीक है, अब 11 यानी x की वैल्यू 11 ली हमने। ठीक है, तो x प्लस 5 यानी 11 प्लस 5 हो जाएगा 16, और इसको अगर हमने करना है 3 से डिवाइड, यानी 3 से विभाजित करना है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा शेषफल होगा वो 1 होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी समानता के अधिकार की, तो उसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो 5 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं तो वे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और इसकी अगर हम बात करें जो 5 अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक आते हैं समानता के अधिकार के, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार तो ये भी पुलिस के एग्जाम में भी रिपीट हुआ था आया था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और समान समय में की अवधि के लिए साधारण ब्याज 290 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें उस ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया हुआ है 350 रुपये और साधारण ब्याज 290 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर निकालना हो तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, यानी 145 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर की, इनके जो बीच का अंतर है वो 14.5 है, जो इनके बीच का अंतर हमने निकाल लेना है। फिर हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला में लगा देना है प्रतिवर्ष ब्याज की दर, यानी जो इनका जो अंतर है और जो 1 साल का ब्याज है उसका परसेंटेज निकाल देना है, यानी 14.5 जो है इसका अंतर है, और कितने भी किसका 145 का ये कितना परसेंट है, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो 10% रहेगा। पॉइंट से पॉइंट यहाँ आ जाएगी 0,
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था? तो इसकी अगर हम बात करें, अनिल बाण चटर्जी या फिर पंकज आडवाणी, दुती चंद या विनेश फोगाट। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनेश फोगाट की। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो नीचे दिए गए, एक मिनट शायद एक क्वेश्चन स्किप हो गया। हाँ, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए जो कि पहले युग्म की तरह समान संबंध दर्शाता है। निमोनिया बैक्टीरिया से होती है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें, इबोला बैक्टीरिया से नहीं होता, रेबीज वायरस से ही होता है। रेबीज जो है अगर बात करें वायरस से होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, रेबीज वायरस से होता है, जो कुत्तों या फिर किसी जानवर के काटने से होता है, उनके लार से हमारे शरीर में फैलता है, यानी एक वायरस होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए विकल्प में से इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ध्यान रखना है, नहीं बनाया जा सकता इन शब्द का। तो अगर इसकी बात करें हम, डी भी है, ई भी है और ए भी है और डी दो बार है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं एच भी है, ई भी है, ए भी है और आर भी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें अगर हम कोई डिफरेंट देखते हैं तो आई इसमें नहीं है, तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे देखना है हमें, जल्दी फास्ट जितना हो सके उतनी जल्दी देखने की कोशिश करनी है। टाइम की बहुत वैल्यू होगी एग्जाम पे, क्योंकि 90 मिनट होगी 100 क्वेश्चन में, तो इसके हिसाब से हमने काम करना है। निम्नलिखित में से कौन एमीन का कार्यात्मक समूह है? अगर हम बात करें एमीन के कार्यात्मक समूह के, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। एमीन जो है नाइट्रोजन का कार्यात्मक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैग में लाल रंग की गेंदों और हरे रंग की गेंदों का अनुपात 3:8 है, यानी हम मान लेते हैं जो इनका अनुपात है वो 3:8 है। ठीक है, और यदि बैग में 12 और हरे रंग की गेंदों को रखा जाता है, 12 और हरे रंग की गेंदों का रखा जाता है, इनको ले लेते हैं हम, मान लो रेड 3x है, इनके साथ हम एक कॉन्स्टेंट दे लेते हैं x। ठीक है, यानी हरे रंग की गेंदों को रखा जाता है, तो लाल रंग की गेंदें और हरे रंग की गेंदों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखते हैं हम लोग इसमें, अब देखो रेड गेंद तो सेम है यानी 3x सेम है, और रखा कितने किसको बढ़ाया गया है? जो ग्रीन गेंद है उनको, यानी हरे रंग की जो गेंद है उनको बढ़ाया गया है कितनी? 12, और 12 बढ़ाने पर जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 1:4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 इसमें रख देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 3 यहाँ पर रखते हैं तो जिसका आंसर होगा वो 3 या 9, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो अगर हम बात करें शरीर में, क्या इसका आंसर ये होगा? अंतःश्वसन, निःश्वसन, प्लवन या अवशोषण? तो इसका जो आंसर होगा वो अंतःश्वसन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? तो भारत में अगर समुद्र तट की बात करें तो हम 9 राज्य हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो याद कर लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। अगर हम उनकी बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं समुद्र तट पर जो मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष। तो हम इसमें इसको पढ़े, वास्तव में अर्थव्यवस्था फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यापारों को नुकसान पहुंचाए बिना संक्रमण को सीमित करने के उपाय का समर्थन करना चाहिए। सबसे जरूरी अमेरिकियों का फेस मास्क पहनना। ठीक है, तो हम इसमें निष्कर्ष निकालते हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। वास्तव में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापार को नुकसान पहुंचाए बिना संक्रमण को सीमित करने के उपाय का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, जो निष्कर्ष निकलता है इससे वो पढ़ते हैं हम लोग, इसमें हमें कैसे सोल्यूशन ढूंढना है वो समझते हैं। अमेरिका सरकार लोगों को मास्क पहनाने के नियमों का पालन करने में विफल रही है। तो इस कथन में इस बारे की कोई बात नहीं हुई कि वो विफल रही है, तो ये निष्कर्ष फर्स्ट वाला नहीं होगा। अमेरिका की सरकार केवल व्यापार के बारे में परेशान है, न कि नागरिकों के बारे में, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसने क्या है, व्यापार के साथ नुकसान पहुँचाए भी, यानी वो व्यापार को नुकसान पहुँचाए संक्रमण को सीमित उपाय से समर्थन करना चाहिए। मतलब
अगर बात देखी जाए तो उनका हित भी सोच रही है। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का, पहले रेलवे विश्वविद्यालय है मतलब इसमें कहाँ है? गुजरात में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो उसका आंसर हो जाएगा वो गुजरात में। गुजरात में एकमात्र और पहला रेलवे विश्वविद्यालय जिसमें सभी तरीके के वाहनों की या फिर रेलवे की पढ़ाई की करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 1680 है, उनका गुणनफल इतना है, तो महत्तम समावर्तक याद कीजिए। तो ध्यान रखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ तो इनका जो मल्टीप्लाई होती है वो दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें निकालना क्या है? महत्तम समावर्तक। एलसीएम दिया हुआ है यानी 1680, और जो इसका गुणनफल दिया हुआ है यानी एक्स मान लेते हैं हम एचसीएफ को। ठीक है, और इसका जो दिया है 80, 60, 40। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48। इसको डिवाइड करना है सिंपली आपको बस, और एक्स की वैल्यू 48 आ जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हम इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन हो जाएगा 48। तो इसी के साथ हम देखते हैं उस संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह का समान है। 2, 14, 16। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16, ऐसे संबंध बनना है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो 3 सते 21 और 3 अट्ठे 24। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, ये नोटिस है, नोट है, और ये ऑप्शन है यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड, या फिर एक या दो या दोनों। तो हम स्थिति देखते हैं। सबसे पहले तपदीप्त बल्बों की तुलना में एलईडी बल्ब अधिक पसंद किए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है? अधिक रोशनी प्रदान करते हैं, यानी जो एलईडी बल्ब है ये पर्यावरण के अनुकूल है, तो बिल्कुल है, दोनों ऑप्शन सही, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगर हम बात करते हैं 1916 के बीच, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए। शायद क्वेश्चन मिस हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की। तो जो ये लखनऊ समझौते की अगर हम बात करें तो 1916 में हुआ था, और इसमें मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता होता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो अगर हम बात करें मैनोमीटर, ऑक्सोनोमीटर, ओडोमीटर या लैक्टोमीटर, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इन्वेस्टमेंट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इन आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो चुका, अगर देखते हैं अगला। कोस 135 डिग्री बराबर एक्स है, तो एक्स का मान याद कीजिए। कोसैक की, सॉरी कोस नहीं, कोसैक। अगर हम बात करते हैं कोसैक की, यानी त्रिकोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपको त्रिकोमेट्री नहीं आती है तो त्रिकोमेट्री को पढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी एक अलग से वीडियो में ले आऊँगा त्रिकोमेट्री के एक की। ठीक है, एक चैप्टर्स की, तो उसमें कोई डिस्कशन हम कर लेंगे। देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो अगर हम बात करें कोसैक की, तो 130 को अगर हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45। अब अगर 90 प्लस की बात करते हैं हम, तो 90 प्लस कोसैक है तो कोसैक कैसे बदल जाएगा? सैक में 90 प्लस है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 45, सॉरी कोसैक 45, तो कोसैक 45 यानी जो इसमें अगर हम बात करें कोसैक की, 90 प्लस में साइन कोसैक पॉजिटिव शेष नेगेटिव होते हैं।
साइन कोसेक, तो कोसेक की अगर वैल्यू निकालनी है तो प्लस ही आएगी, निगेटिव तो आएगी नहीं। कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है। ठीक है, इसकी टेबल आपको दिखा देंगे हम, एक त्रिगोमेट्री का अलग से चैप्टर ले आऊँगा, उसमें आपको समझा देंगे, या अगर आपने त्रिगोमेट्री पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर अगर आप मैथ नहीं आता है तो अभी मैथ को आप स्किप कर दीजिए और जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज का कोण इतने इतने अनुपात में है, यानी 3, 2, 2, 5 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण अगर बात करें तो चतुर्भुज में 360 डिग्री एंगल होता है। अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इनको देखा जाए तो इतने इतने एंगल उसमें हैं, तो इनको सबको जोड़ दो। 3, 2, 5, 5 और 10 है 12, तो 12x बराबर 360, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 या 36, ठीक है, 30 डिग्री। और सबसे बड़ा कोण वो होगा जो इसका अनुपात में सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी 5। 5 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आ जाएगा 150, यानी 150। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 3 बक्सों का वजन 3 किलोग्राम, 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम निम्नलिखित इन बक्सों का किसी भी संयोजन से नहीं हो सकता। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। तो इसके ठीक इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी के साथ जैसे पढ़ते हैं, मान लेती है दिशा का रास्ता, ठीक है, यानी डायरेक्शन का जो है वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिशा मान लेते हैं। मान लो ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, ठीक है। और यहाँ कोई बिंदु बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं। बिंदु एक्स से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। अब मान लो बिंदु एक्स से यहाँ से पूर्व दिशा में चला और 3 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। वो यहाँ से 3 मीटर चला, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो दाएं कौन सा होगा इसका? तो इसका जो दाएं होगा वो इस साइड होगा। दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, यहाँ से चलता है 4 मीटर, ठीक है। अब 4 मीटर चलने के बाद इतना होगा और फिर दाएं मुड़ता है। अब फिर दाएं मुड़ेगा तो फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर दाएं मुड़ता है तो यहाँ पे आ गया हम, और 4 मीटर चलता है, फिर से 4 चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी इधर ही मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। अब फिर से दाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, ठीक है। फिर 6 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा मतलब फिर से इसी दिशा मुड़ जाएगा और 7 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से वह 7 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु वाई तक 2 मीटर चलता है। फिर वह मतलब दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, ये लो, और 2 मीटर चला, यानी यहाँ तक चला और रुक जाता है। बिंदु वाई से बिंदु एक्स की दिशा, बिंदु वाई ये रहा यहाँ पे बिंदु वाई, ठीक है। और इस बिंदु से पूछ रहा है कि बिंदु एक्स यानी ये वाला जो पॉइंट है ये किस दिशा में है। तो अगर हम बात करें इस दिशा की, तो ये है उत्तर पश्चिम, यानी पश्चिम उत्तर कह लो या उत्तर पश्चिम कह लो, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में आए एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन का पूर्ण रूप क्या है? अगर लाइन का पूर्ण रूप की बात करें हम, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका लाइन का फुल फॉर्म है, और इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है ये एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखते हैं। एक सुबह एक आदमी 5 किलोमीटर विशेष दिशा में चलना शुरू करता है। कोई आदमी है, सॉरी, कोई आदमी लेते हैं हम लोग। मान लो कोई आदमी किसी विशेष दिशा में चलना शुरू करता है। दिशा उसी तरीके से मान लेंगे, इधर पूरब और इधर पश्चिम और इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक है। चलो ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं किसी विशेष दिशा में चलना शुरू करता है। मान लो वह इधर से इधर चलना शुरू करा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर से 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे चला है 5 किलोमीटर और यहाँ से वो बाएं मुड़ता है। यहाँ से बाएं मुड़ने के लिए हम
ऐसे करेंगे और 5 मीटर चलेगा, ठीक है। पुनः वह बाएं मुड़ता है, फिर से 5 मीटर चलता है, पुनः फिर से बाएं मुड़ेगा यानी इधर और 5 मीटर चलेगा, पुनः फिर से बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है। अब अंत में वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा और 5 मीटर चलती है, ठीक है। अब वह अपनी परछाई अपने सामने देखता है। सुबह का टाइम है और अपनी परछाई जो है वो यहाँ खड़ा है, मान लो वो यहाँ पहुँच गया और अपनी परछाई इस साइड देखता है, अपनी परछाई अपने सामने देखता है। शुरू में उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था? तो अगर बात करें तो फिलहाल वो है पश्चिम दिशा में, क्योंकि इसकी जो सुबह के टाइम जो हमारी परछाई होती है वो पश्चिम दिशा में होगी, पूरब से सूरज निकलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आइडिया था वो सही था बिल्कुल, यानी वो दक्षिण दिशा से चलना शुरू करता है, नहीं सॉरी उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार फिर से डाला जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो जो इसका जो आंसर होगा, अब अगर आप इसकी बात करें तो जो गोले की त्रिज्या है इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, सॉरी इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। जो गोले की त्रिज्या है उसको कैपिटल आर मान लेते हैं हम लोग 42 सेंटीमीटर, और जो 21 सेंटीमीटर का एक तार है यानी इसको स्मॉल ले लेते हैं, इसकी होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चलते आगे। तो अगर इनको पिघला कर अगर हम लोग तार में बदले तो इसका जो वॉल्यूम है यानी जो आयतन है वो जो है सेम रहेगा, इसका जो आयतन है वो सेम रहेगा एक। अब इसी के साथ देखते हैं आगे, और इनका जो आयतन होता है वो सेम होगा। तो अगर हम देखें बात करें बेलन के आयतन की, यानी जो तार बनेगा वो बेलन का बनेगा, तार जो है बेलनाकार होता है हमेशा, आपको पता होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और जो उसका आयतन होता है गोले का, उसका होता है 4/3 गुणा, यानी पाई कह दो, गुणा हटा दो, गुणा लगाने की जरूरत नहीं होती, और पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ कैपिटल ले लेंगे हम, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या बननी है हमने वो ये बननी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है भाई। और हम अब निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने जो है एच निकालना है, यहाँ से एच निकालना है। आर स्क्वायर, आर का मतलब 21 गुणा 21, तो 21 इंटू 21 रख लेंगे हम लोग, और इसी के साथ इंटू एच, ठीक है। एच के साथ आगे चलते हैं, और यहाँ पे 4/3 सेम, और 42 गुणा 42 और गुणा 42, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। और 21 से एक बार कट जाएगा 42, यानी 2, 21 दूनी 42 होता है, और 21 दूनी 42, ये हो गया 4, ठीक है। और 3 से इसको काट लेते हैं हम, इस वाले 42 को भी, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी 14 हो गया। अब अगर हमने एच की वैल्यू निकाले तो एच की वैल्यू होगी 4 × 4 यानी 4 × 4 और इंटू 14। अगर इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 224। तो 224 अगर इसमें ऑप्शन की बात करें हम लोग तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी के साथ अगर समझ में नहीं आया देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कैपिटल आर की वैल्यू है 42 और स्मॉल आर की वैल्यू 21, ठीक है। और इनका जो आयतन है वो सेम रहेगा। अगर पिघलाकर हम चेंज कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उनका जो आयतन है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो जो इसका बेलन का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो गोले का जो वॉल्यूम होता है उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसी के साथ 20 वैल्यू रख देते हैं 21 × 21 × एच, ये होता है 4/3 और 42 × 42 × 42, और काट के कैलकुलेशन करनी है तो 224 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दी गई तालिका में 6 वर्षों की अवधि में 3 शोरूमों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या दर्शाती है, ठीक है। यानी जो ये शोरूम है कम और ये वर्ष दिए हुए हैं इसमें, और इसमें कितने कंप्यूटर दिए गए बेचे गए हैं उनकी संख्या है। वर्ष 2014 में ए शोरूम से कितने, बी से इतने और सी से इतने, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ष 2015 और 2017 में शोरूम ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर कुल संख्या, यानी वर्ष 2000 कौन सा कह रहा है 15 और वर्ष 2017 कह रहा है ए द्वारा बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या, ए द्वारा 400 और प्लस 600 यानी 1000 हो गया। और वर्ष 2016 में और 18, 2016 कौन सा ये रहा और 2018, इसको एक काम करते हैं तो इसमें देखते हैं वर्ष 2016 ये रहा और 2018 ये रहा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग सोल्यूशन करते हैं। दिए गए सी द्वारा बेचे गए, यानी सी द्वारा बेचे गए, सी द्वारा 400 प्लस 500, ठीक है।
सी द्वारा गई बेचे की कंप्यूटर संख्या का अनुपात क्या है? तो 1000 या 400 500 या 900 होगा, और यहाँ 400 600 1000, यानी यहाँ पे 1000 हो जाएगा और अनुपात 900। अगर बात करें इनकी तो इसको कट कर देंगे, 00 10:9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए कंप्यूटर, ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का है, मतलब वर्ष 2015 और 2017, 2015 और 2017। ठीक है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 और 2018, इसमें कह रहा है ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, ए द्वारा बेचे गए, ये सेम आ गया क्या? और सी, इस सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया शायद। हाँ, इसका ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, मिस्टेक हुआ है शायद थोड़ा सा, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 36। एक डिब्बे में 60 लीटर तेल भरा हुआ है और रिसाव के कारण इतने लीटर तेल बह गया है, 4.5 लीटर तेल बह गया, तो अभी भी डिब्बे में कितना प्रतिशत तेल बचा है? तो अगर हम इसकी बात करें कितना प्रतिशत बचा है, तो सबसे पहले टोटल कितना है? 60%, मतलब 60 लीटर, और बचा कितना है? इसमें से 4 लीटर निकाल दो, 60 में से 4 निकाल दिए 56, 56 में 7 निकाल दिया, यानी 55.5, 55.5 60 माइनस 4.5 की बात करें तो 55.5 आ जाएगा, यानी इन दोनों का जो अंतर होगा वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ पे लग जाएगी और 0 से 0 कट। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, 56 54, और बच गए 1 और 15 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 92.5 आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है? यदि इनका जो है माध्य निकालना है, नंबर है 54 66 44 ये सब। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए, इसमें माध्य क्या होता है? तो माध्य का जो मतलब होता है वो होता है जिनका समांतर माध्य, मतलब इन सब का योग और बटे इन सब की संख्या, यानी एक तरीके का औसत हो जाएगा, तो ये माध्य होगा। अगर हम सबका योग करें, इन सबको जोड़ दें, तो जो नंबर है इन सबका अगर जोड़ दें हम लोग तो आएगा 496। अब जोड़ देना एक बार, 496 होगा, और जो इनकी नंबर मतलब जो इनकी संख्या है वो हो जाएगी 10, तो आ जाएगा 49.6 आंसर, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। ये ऐसे कन्फ्यूजन कर सकते हैं आपको, बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में बेजोड़ अक्षरों को चुनें। बेजोड़ का मतलब होता है जो उनमें डिफरेंट होगा वो चुनना है। अगर हम डिफरेंट की बात करें तो देखते हैं, ये A1 7 और M होता है 13 और S 19, तो इनमें जो अंतर होगा वो 6 का अंतर बराबर है, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 6 19। ठीक है, तो इसकी बात करें, H जो होता है वो 8 पे होता है, और N की अगर बात करें 15, और T 20, और ये जो होता है 26, ये भी सेम है। और यहाँ देख लेते हैं C3 और I9, मतलब जो है कि वैल्यू 9 है वो 15 और जो है 26, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट है 15 और 26 में, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनके जो नंबर है मतलब अल्फ़ाबेट के वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो इसकी बात करें हम लोग तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है पी, इसका जो है सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। पी माइनस 1/p बराबर √7, तब पी क्यूब, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, माइनस 1/p क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो उसको हम समझाते हैं सोल्यूशन से। पी यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू √7 है, और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यानी ये जो वैल्यू है पी माइनस 1/p का क्यूब, इस पूरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पी माइनस 1/p। ठीक है, ये फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका √3, अगर यहाँ बात करें √7 क्यूब प्लस 3 √7, तो आ जाएगा 7 √7 प्लस 3 √7। ठीक है, 3 √7 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 √7, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 √7, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पोर्ट को किल लिखा जाता है, यानी पोर्ट को PORT, पोर्ट को KLIG लिखा जाता है, तो बैच को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो P, अगर हम इसकी नंबर बात करें तो नंबर ये होता है 16, और P का जो उल्टा होता है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो क्रम है थोड़ा ध्यान दें, तो P का उल्टा होता है K। उल्टा मतलब जैसे A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y, तो ऐसे P का उल्टा K, और O का उल्टा होता है L, ये याद करने की चीज़ें है, और R का उल्टा होता है I, और T का उल्टा G। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी B का उल्टा Y होगा, ठीक है, इसमें Y कौन सा है ये देख लेते हैं, और E का उल्टा जो होगा V होगा, और A का उल्टा Z होगा, C का उल्टा जो है वो X होता है, और H का उल्टा अगर हम बात करें तो वो S होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Y V Z X S, Y V Z कहाँ है, Y V Z X S, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सेम है, इसको हम लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कथन और निष्कर्ष। तर्क, तो निर्देश आप पढ़ना, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क है, मतलब तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन का सत्य मानना है, मतलब जो कथन दिया गया है वही सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तत्व से अलग प्रतीत हो। आपको तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क सबल है या नहीं है, यानी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। नवागत कथन पढ़ते हैं, नंबर 1, नवागत को स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप करने के लिए काम करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वे प्रतिष्ठित फर्मों के लिए नहीं कर सकते, यानी वे अगर वे किसी फर्म में काम नहीं कर सकते तो उन्हें स्टार्टअप करना चाहिए, ये कथन में कहना चाह रहा है। और इसी के साथ हम डिस्कस देखते हैं, कथन देखते हैं, वो तर्क देखते हैं, ठीक है। तो तर्क 1, हाँ स्टार्टअप सीखने से अधिक गुंजाइश पेश करता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और प्रोफाइल से परे जिसके लिए नवागत भर्ती की गई है, नवागत की भर्ती गई उस प्रोफाइल, यदि हम किसी प्रतिष्ठित फर्म में जाते हैं लेकिन हमें वो प्रोफाइल पसंद नहीं आ रहा है, यानी उससे हमें एक अच्छी सीखने की चीज़ गुंजाइश होती है स्टार्टअप में, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं कर सकते मतलब उसके लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, नहीं। चलो देखते हैं, तर्क देखते हैं कि सही है कि नहीं। नवागत जो स्टार्टअप के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं वो हमेशा नवागत है, तो जिसका तर्क है वो बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन नहीं वाला भी सही हो सकता है, लेकिन तर्क जो है वो सही दिया होना चाहिए, तो तर्क जो है इसका गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल एक ही सहबल है, यानी एक ही उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित ने 4 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 14% की दर से ब्याज से प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपये जमा किए, ठीक है। 4 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। अगर हम बात करें 43,000 की, और इसमें जो परसेंटेज है वो 14 है, और वर्ष 4 है, बटे 100 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्याज। तो अगर हम बात करें ब्याज की, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है, ये आप सबको याद हो गई। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन आ जाएगा, मतलब देख रहे हो कुल राशि पूछ रहा है, यानी कुल राशि तो पहले सबसे पहले 43,000 होगी, यानी जो उसका मूलधन है उसमें ऐड करके बताना पड़ेगा, 43,000 प्लस जो उसकी जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा 24,000, सॉरी 24,080, ठीक है। तो यार 24 नहीं, हाँ 24,000, एक जीरो खत्म करो, 24,080 है, ठीक है। तो जो उसका आ जाएगा ये, अब इनको ऐड करके जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 3, 67,080, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44, दो स्टेशनों ए और बी के बीच विपरीत पटरियों से चल रही एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी दो ट्रेनें स्टेशनों ए और बी के बीच विपरीत पटरियों पर चल रही है, एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटा लेती है। यदि पहली ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखो अगर इनकी बात करें तो उसमें जो है वो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस जो है यानी जो डी है, एक यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और एक इस साइड से ट्रेन चल रही है और एक इस साइड से ट्रेन चल रही है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी ये वाली, ये जो है सेम होगी, ठीक है। मान लो एक्स हो गया, वाई होगी, जो भी होगी ये सेम होगी। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर हम डिस्टेंस सेम की बात करते, मतलब डिस्टेंस अगर सेम है, तो जो हमारा स्पीड का और टाइम का जो रेशो होता है वो बता दूँ आपको, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे बात करें S1 इज इक्वल टू S1 अंडर रूट T2 अपॉन T, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी के साथ हम इसमें वैल्यू रखते हैं, S1 की वैल्यू क्या है 54,
S1 मान लेते हैं हम लोग, स्पीड ट्रेन ए की, यानी जो यदि पहली ट्रेन की गति कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 यानी दूसरी निकालनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप, अगर डिस्टेंस सेम हो तो तब ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और टाइम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा T2 का मतलब 9, यानी 9 घंटे, दूसरी ट्रेन जो है 9 घंटे ले रही है, और T1 का वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। ठीक है, और तो इसी का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो S2 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट से हटाएंगे तो 3 और इसकी वैल्यू 2, जब अंडर रूट हटेगा तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसकी 2, तो हम इसको काट देते हैं यहीं से, 3 से ये काट दो, 3 कम मतलब 3 1 3 और 3 8 24, तो 18 होगा, और 18 S2 18 2 जा अगर बात करें 36, तो जिसका आंसर हो जाएगा S2 को 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये मच्छर बड़े बड़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो इसमें जो है त्रिकोणमिति अच्छी खासी आएगी, तो त्रिकोणमिति पर भी आपको ध्यान देना होगा, इसकी एक अलग से क्लास ले आएंगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, अगर आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आती है तो इसको स्किप कर देना थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं। एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, उसके शीर्ष से, यानी शीर्ष मतलब सिर, मान लो ये महिला है, ये उसका घर है, उसके शीर्ष से यानी शीर्ष मतलब सिर, यहाँ से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ऐसे देखने वाला, ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री है। ठीक है, और उसके पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी उसके पैर यहाँ पे होंगे, और ये जो उन्नयन कोण है मान लो यहाँ पे एक सतह है, ये हो जाएगा 60 डिग्री कह रहा है, ये 60 डिग्री कह रहा है। ठीक है, अगर चित्र समझ में आया तो ये बात है। और महिला की कुल लंबाई याद करनी, घर और महिला, यानी घर की भी पूछ रहा है और महिला की पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो ये महिला है और ये घर है उसका। ठीक है, जो कौन कहता मैंने, ये दूरी उसकी जो है 30 मीटर दे रखी है, और ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। ठीक है, और आप समझते हैं, अगर हम बात करें इसकी त्रिभुज ABC की, ठीक है, अगर आप समझ में आ रहा हो, त्रिभुज ABC, यहाँ पे एक त्रिभुज बनना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो यानी लंब AB और आधार BC ये भी 30 ही होगा। ठीक है, तो टेन एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसकी 30 डिग्री की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे AB यानी ये निकालना है, और इसकी वैल्यू 30 डिग्री है ही, कैलकुलेशन करके हमारी जो वैल्यू आएगी AB की, वो आ जाएगी 10√3 मीटर, यानी जो वैल्यू है वो 10√3 मीटर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले त्रिभुज में, एक सेकंड, और इसी के साथ हम और इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज AED में। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं tan 60 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो tan 60 पे √3 वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू, यानी इसकी अगर पूरी की वैल्यू लेनी हो तो ये AB + BE होगा। ठीक है, और बटे 30 तो है ही, अब AB + BE निकाल लो, √30 √3 आएगा, और AB की हमें वैल्यू पता ही है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और BE की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 20√3 मीटर। अब अगर टोटल हम घर की ऊंचाई की बात करें तो 10 और 20 30 होगा। ठीक है, और महिला की ऊंचाई की बात करें तो ये वाली होगी, महिला की ऊंचाई इसके बराबर है BE के, BE कितना है 20√3, तो 30 और 20 ये हो जाएगा 50√3, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आती है तो आपको बेशक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर 10th में पढ़ा होगा तब भी, क्योंकि 10th का ही टाइप का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था। अगर बात करें हम लोग 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहला संशोधन अधिनियम के तहत ही जोड़ी गई थी। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजीव ने किताब के 5/8 भाग को एक दिन में पढ़ा। राजीव ने किताब के 5/8 भाग को एक दिन में पढ़ा, और अगले दिन अपने शेष भाग में से 2/3 भाग पढ़ा। अब 30 पन्ने पढ़ने बाकी है, तो इस किताब में कितने पन्ने हैं। अगर हम बात करें राजीव की, तो मान लो कोई किताब है, उसमें 8 पन्ने हैं और 5 पढ़ लिए, तो बचे कितने 3, सॉरी 8 में से 3 पन्ने बचे, तो बचे हुए ले लेते हैं हम लोग, जो पढ़ लिए उसे छोड़ दो, शेष भाग की बात कर रहा है ना। और जो शेष भाग है उसका 2/3 भाग पढ़ा,
और बच गया कितना, अब 2/3 पड़ा तो 3 में से 2 गए, यानी 3 भाग बचा हुआ था मान लो, और उसका 2 बटे पढ़ लिया तो होगा 1/3, ये बचा हुआ होगा। और बचा कितना उसके पास पढ़ने के लिए, 30 पन्ने, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x जो है वो मान लेते हैं इसके साथ, यानी उसने जो किताब है वो टोटल x है, x का 3/8 उसका बचा हुआ है। अब इसका 1/3 और उसने बचा लिया, इसका भी तो टोटल बचा कितना है, 30 पन्ने। अब यहाँ से वैल्यू निकाल ले, 3 और 8 के 24, तो हो जाएगा इसका 240, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में डॉग को 67 और बैट को 22 के रूप में कुटित किया जाता है। उस कूट भाषा में काव को किस प्रकार कुटित किया गया है, कुटित मतलब किस प्रकार से उसको एक तरीके से पासवर्ड जो क्रिएट किया गया है, ठीक। तो मान लो डॉग का नंबर ले लेते हैं 4, ओ का 15 और जी का 7। तो जी का जो होगा वो जो है जी का जो नंबर होता है वो होगा 7, ठीक है। और बराबर कह रहा है इन सबको मिला के 67 बन गया, ठीक है। वो बराबर जो है वो 67 के हो गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि संबंध कैसे बता, बी वाला भी ले लेते हैं एक बार, यानी 2 1 और टी का मतलब होता है 20 और इनको बना रहा है वो 22, ठीक है। तब देखते हैं कैसे इसमें संबंध बन रहा है। तो हम अगर देखें 15 चौका 60, 60 और 7 67, तो दो एकम 2 यानी 2 × 2 × 20 22, ठीक है। और अगर बात करें काव की, तो काव का नंबर होता है 3, मतलब सी का सॉरी, और ओ का 15 और डब्ल्यू का 23, ठीक है। तो इसी के साथ देख दो 15 या 45 और इसी के साथ अगर आप 23 प्लस कर दे तो 5 और 3 8 और 4 2 7, मतलब 4 2 6 तो 68 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का अनुपात 3:4 था, ठीक है। यानी 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 17:22 है। यदि राम और सुनील से 5 वर्ष बड़ा है तो सुनील की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर हम बात करें 4 साल पहले की, तो राम और राहुल की आयु का जो अनुपात है, यानी राम कैपिटल आर मान लेते हैं और राहुल जो है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। इनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:4x था, ठीक है। x ले लेते हैं, अनुपात के साथ x ले लेते हैं। मान लो इसकी आयु 3x और इसकी आयु 4x, 4 साल पहले थी। वर्तमान का मतलब अब, यानी 4 साल बाद। अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, 3x + 4, और इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, यानी 4x + 4, ठीक है। अब जो उनकी आयु है वो कितनी है, 17:22, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी तो वो आएगी 10। अगर आप कैलकुलेशन करने में ठीक हो, मैथ में आपका अच्छा बेसिक है तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं, बेसिक से है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, ठीक है। तो एक बेसिक्स की क्लास भी आपको करा देंगे, पहले इसे देख लेते हैं। और x की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा भी समझ लीजिए, बड़ा मोटा सा, कि यहाँ से x की वैल्यू 10 आएगी। इनकी कैलकुलेशन करके सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इस साइड, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 आएगी, तो उसका मतलब क्या होगा, एक सेकेंड, इसी के साथ देखते हैं x की वैल्यू 10 आ गई। इनकी कैलकुलेशन कर वर्तमान आयु अगर हम बात करें राम की, तो राम जो है ये है, इसमें अगर 10 वैल्यू रख दे तो हो जाएगी 3x, यानी 30 और 4 34 साल। राम की आयु जो है 34 साल है। यदि राम, अब पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन, यदि राम सुशील से 5 वर्ष बड़ा है, यानी सुशील 5 वर्ष छोटा है, तो सुशील की वर्तमान आयु क्या होगी। तो 34 में से 5 गई 29 वर्ष, ठीक है। 29 वर्ष सुशील की आयु होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद होगा, 3 11 है, ये 23, ये 39, ये 59। और अगर इसकी बात करें तो हम एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे 8 है और यहाँ पे अगर बात करें तो 12 होगा। डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंतर जो है वो बहुत छोटा है। अगर बड़ा होता तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखते हैं एक बार, 16 और यहाँ पे 20, ठीक है। 4 दूनी 8, नहीं 4, यहाँ पे 4 का अंतर, इसमें भी 4 का है। 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, यानी इसमें जो है यहाँ इसके बीच में जो है 24 का अंतर आएगा। यहाँ पे 24 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 24 ऐड कर दो इसमें, नोट 3 और
5 3 8 83 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, इसकी अगर बात करें हम, क्वेश्चन दी गई तालिका में 6 वर्ष, तो इसी से देखते हैं। और दी गई तालिका में 6 वर्ष की अवधि में वही क्वेश्चन है उसी तरीके का, कंप्यूटर को संख्या को दर्शाती है। ये वर्ष है और ये शोरूम है, ए बी और सी। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। दिए गए 6 वर्षों में शोरूम सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर का औसत संख्या क्या है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारों को जोड़ के उतनी नंबर से भाग करने पड़ेंगे जितने में हैं। तो देखते हैं सी 400 500 और इन सबको जोड़ लेते हैं। ये 4 5 9 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23 और 7 30। तो यानी ये है 3000 रुपये। ठीक है, 3000 हो गए। और 3000 में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो तो 6 पंजे 30, तो 500 आंसर हो जाएगा इसका, यानी 500 नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। जब दोनों संख्याओं में से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 3 4 का बन जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, यानी वे दोनों संख्या ज्ञात करनी। तो मान लो वो संख्या 5x और 6x है। ठीक है, ये लो। और इसमें से 6 घटाया जाता है, इसमें से भी 6 घटाया जाता है, और इनका जो अनुपात है वो बन जाता है 3:4 का। तो इसी के साथ हम देखते हैं अब इनकी कैलकुलेशन करनी, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, और चलो देखते हैं हम इसकी 20x 4 × 20 x माइनस 6 24। ठीक है, और इजिकल टू हम देखते हैं 6 18 18x माइनस 6 18। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 10 हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर ये इधर जाके हो जाएगा प्लस। 24 में से 18 गए 6 और x बराबर 3, x बराबर 3 है। तो जो ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी 6x माइनस 1 से ये आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 5x की जगह हम लोग 3 रख दें 15 और 6 18, तो 3 आंसर हो जाएगा। दोनों में से बड़े में छोटा घटा देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53। निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए की स्थानीय हवा है। तो यूएसए की अगर स्थानीय हवा की बात करें कौन सी होगी, चिनूक, फॉन, हरमंडन और मिस्टर, ये सारे हवा के नाम है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा चिनूक। चिनूक जो है यूएसए की स्थानीय हवा है और चिनूक एक लाभकारी हवा है जो कि यूएसए में बहती है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 उत्तराकृतियों में से निम्नलिखित कटे हुए टुकड़े की कौन सी आकृति निर्मित हो सकती है, यानी ये जो 3 है इनसे कौन सी आकृति निर्मित हो सकती है। तो अगर हम इनकी देखें, एक तो ये तो नहीं होगी, और ये देखें इसमें 3 त्रिभुज 3 है ना, यहाँ पे 3 ट्रायंगल, तो इसमें तो ये भी नहीं लग रहा। ये हो सकता है या फिर ये, इसमें इतना छोटा कोई है नहीं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। इसमें ये वाला तो ये रहा, ये वाला जो है वो ये है, और ये वाला भी इन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन द्वारा परागण को कहा जाता है, जो हवा द्वारा परागण होता है उसको क्या कहा जाता है, उसके देख लेते हैं हम लोग एक बारी। क्या कहते हैं, एनाफिमली या फिर हाइड्रोफिली, जोफिली, एंटोमोफिली। तो जो पवन द्वारा परागण होता है उससे जो कहा जाता है उसे एनामोफिली कहा जाता है। ठीक है, और इन वेक्टर में हवा पानी जैसे ये चीज़ें होती हैं तो ये सब परागण में काम आते हैं। और जो पवन यानी हवा के द्वारा होता है उसे हम एनोमोफिली कह जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में, यानी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एल का जो नंबर होता है वो होता है 12, सॉरी पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है 20, और आर का मतलब देख लेते हैं 18। सबसे पहले इनके देख लेते हैं पी का मतलब होता है 16 और एन का मतलब होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे -2 का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले इनमें देख लेते हैं, 14 से 12 की वैल्यू यानी सारों में सेम है एल, तो एक कन्फर्म हो गया एल है। अब ऐसे देख रहे O15, क्यों जो होती है क्यों होता है 17 और एस होता है 19 और यू होता है, यू की बात करता हूँ 21। तो इनमें भी 2 का अंतर है लेकिन जुड़ रहे हैं, तो 21 और 2 23, 23 का मतलब डब्लू, तो एल के बाद डब्लू आएगा। ये ऑप्शन सही है, ये भी सही हो सकता है, भी ये भी सही हो सकता है। तो देखते हैं डी यानी 4, बी मतलब 2 यानी 2, जेड मतलब 26
और x मतलब 24, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं इसमें भी दो दो माइनस हो रही है, तो x के बाद 2 माइनस हो गया 22 आएगा। 22 की अगर बात करें वी हो तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, LWV। अब देखते हैं हम लोग, जो है अमींदनीवी देवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। अगर हम बात करें इसकी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से है तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं स्थानांतरण कृषि को में मिलाया है, सॉरी, में मिला के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे स्थानीय कृषि को में मिल्पा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किसके रूप में यानी जाना जाता है, कृषि को के रूप में मिल्पा के रूप में जाता है, यानी कौन सी रूप उसमें, भारत में या फिर मलेशिया में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है। तो अगर हम इसकी बात करें कुरोशियो करंट या फिर हेम्बोल्ट करंट, केंद्री करंट या लैब्राडोर करंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुरोशिया करंट, ठीक है। तो इसी के साथ देखते हैं उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण अष्टभुज प्रत्येक आंतरिक कोण, एक साधारण अष्टभुज की अगर बात करें हम लोग, इसमें 8 भुजाएं होती है। एक साधारण 10 भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या होगा, यानी 10 भुज इसमें 10 भुजाएं होगी उनकी अगर हम बात करें इनकी, तो इसका जो होगा, तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को, यानी एक साधारण अष्टभुज की जिसमें 8 भुजाएं होती है, और साधारण द्वादश है जो है द्वादश यानी 12, जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप का अनुपात किया, यानी आंतरिक कोण का अगर फॉर्मूला हो निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है n, यानी जितनी भुजाएं होगी इसमें -2 इंटू, यानी इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से, और बटे यानी जितनी भी इसमें भुजाएं है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है आंतरिक कोण निकालने का, ठीक है। जो आंतरिक एंगल है उसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है यानी जितनी भुजाएं की संख्या होगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं सबसे पहले अष्टभुज में हो जाएगा 2 8, 8 में से 2 गए यानी 6, 6 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन 6, तो 6 से वो सॉरी अपॉन 8 हो जाएगा यानी 8, क्योंकि पदों की संख्या तो 8 ही है ना। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको काटते हैं, 8 तो नहीं 4, 2 उससे काटते हैं, सॉरी 2 से 2 चौका 8, 2 9 18 और ये हो जाएगा 90। तो फिर से काट देते हैं एक बार, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 45, और 2 से इसको काट दो 3 टाइम्स, तो 45 या 15 दूनी 90 होते हैं, और ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 135 डिग्री, और 135 डिग्री हो जाएगा यानी अष्टभुज का आंतरिक कोण। और इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से जो ये द्वादश यानी 12 भुजा वाला है, जिसकी वैल्यू होगी 150 यानी 150 डिग्री। इसी तरीके से निकालना है, बस इसमें n की वैल्यू रखनी है 12, ठीक है। अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो ये 135 है और ये हो जाएगा 150, तो यहाँ पे इसको काट दो, 15 9 135 और 15 150, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9:10 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और 2 भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और 2 भुजाओं बराबर 2 भुजाएं, समद्विबाहु का मतलब जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी इस टाइप का देखा जाए एक त्रिभुज है, इसमें ये भुजाएं भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी, तो उसने क्या भुजाओं क्रम से, यानी परिमाप 72 सेंटीमीटर और भुजा 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर बात करें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की, तो जो उसमें अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इसकी जो एक भुजाई होगी x की वैल्यू निकाल लो, वो तो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और परिमाप हमारा दे रखा है इन्होंने जो है 72, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी तीसरी भुजा निकालने की, तो तीसरी भुजा अगर हम 72 में से जो है 72 में से दोनों भुजा को योग निकाल देंगे जो परिमाप है उसमें से, तो एक तीसरी भुजा जो बाकी है वो भी निकल जाएगी, यानी तीसरी भुजा हो जाएगी 36, तीनों भुजा निकल गई, x और x यानी 2 भुजा तो 20 की होगी और ये 36 की होगी। अब अगर 36 की होगी, क्षेत्रफल का सूत्र आपको मैं अगर बता दूं तो √ s, यहाँ पे हो जाएगा √s s माइनस ए, s का मतलब है परिमाप, s माइनस ए यानी a भुजाएं यानी एक भुजा, और फिर इंटू में s माइनस बी यानी दूसरी भुजा,
और एस माइनस सी, यानी तीसरी भुजा। ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसमें वैल्यू रख देंगे, ए और बी की वैल्यू तो 20 है और सी की वैल्यू 36 है और एस की वैल्यू 72, उसकी वैल्यू रख करके जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा 192। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, यानी जो हीटर होता है उसके जो कॉइल होता है जिसमें जो गर्म होता है, उसकी बात करेंगे तो उसमें होगा फिलामेंट। उसका जो आंसर होगा वो, सॉरी फिलामेंट तो क्या में होता है, बल्ब में होता है शायद। इसका जो होगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर की जो बात करें तो एलिमेंट होता है। फिलामेंट उसमें होता है जो बल्ब की बात करें अगर, एलिमेंट होता है हीटर वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक जाती है। ठीक है, और स्टेशन 2 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टेशन 1 पर लौटती है। ठीक है, संपूर्ण यात्रा के लिए रेल की औसत गति प्रति किलोमीटर घंटे में ज्ञात कीजिए। औसत गति का अगर बात करें तो हम फॉर्मूले की 2ab, ए बी का मतलब पहली गति, ए बी का मतलब दूसरी गति, और ए प्लस बी, ये औसत गति का सिंपल फार्मूला है। आप इस फार्मूले से बेस्ट कुछ नहीं है औसत गति निकालने के लिए। ठीक है, तो रख देते हैं हम 2 × 24 यानी 24 मल्टीप्लाई 36, इन दोनों को जोड़ देंगे। 24 और 36 जोड़ के अगर हम बात करें कितना आ जाएगा 7। और अब देख लेते हैं हम इसको, 12 दूनी 24, 12 बजे 7। ठीक है, और इसको काटते हैं तो अब 2 दूनी 4 और 36 चौका जो भी, इन सबको काट लो। और काटने के बाद हम देखते हैं कि आंसर जो आएगा इसका 28.8 मीटर आएगा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसकी कैलकुलेशन करके आएगा हम देख लेते हैं, 288/10 कर लेंगे, यानी यहाँ पे जो है हम वो 4 कर देंगे और यहाँ पे 10। ठीक है, और इसमें पॉइंट लग जाएगा यहाँ बस। तो ये आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में प्रेसिडेंट को ये लिखा जाता है, यानी VGR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी प्रकार कूट भाषा में इसको वेडनेसडे को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसके कि कैसे इसमें कौन सा कोड क्या है, तो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स है जो ये है प्रेसिडेंट, यानी इसका जो प्रेसिडेंट का संबंध इस साल से है और वेडनेसडे का संबंध किस प्रकार कूटबद्ध होगा, यानी किससे होगा इन ऑप्शन में से। तो देखते हैं इसी का सोल्यूशन। जैसे प्रेसिडेंट है, इसके हम नंबर लिख लेते हैं, ये पी का 16, 18, 5, 9, इसके साथ हम संबंध मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसकी बात करें तो -2 है और यहाँ पे +1 +2 +3। ठीक है, फिर इसी तरीके से -2 और यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +1 +2, सॉरी इस वाले के साथ है, और प्लस अब कौन सा है ये हो गया, सॉरी माफ कर गलती होगी, इसे दोबारा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ दोबारा फिर से, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2, यहाँ +3, फिर इसी प्रकार यहाँ पे -2। तो ठीक ऐसे ही इसमें करना है, यहाँ पे -2 कर दो यानी 21, यहाँ पे इस साइड यहाँ पे करना है +1 यानी 6, यहाँ +2 यानी यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 3 करना तो यहाँ 17 आ जाएगा, 17 आ गया। अब यहाँ पे फिर -2 करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा, और यहाँ पे शायद 3 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर से -2 करके 23, यानी 21 और 23। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं अब। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन बैठेगा हमारा वो बैठेगा ये ऑप्शन नंबर 3। एक बार आप मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 यू का नंबर जो होता है वो 21 होता है और क्यू का जो होता है वो 17 होता है। तो ठीक है, सही FF यानी 06 ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नमन माया को अपने भाई के इकलौते बेटे की माँ के रूप में परिचित कराता है, और नमन उसका, देखो नमन माया को, अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन की, नमन जो है माया को अपने भाई के, यानी भाई के इकलौते बेटे की माँ, इकलौते बेटा है और की माँ मतलब इसकी वाइफ होगी, की माँ के रूप में परिचित कराता है। तो नमन और उसके भाई
नमन माया को अपने भाई के इकलौते बेटे, तो नमन कहाँ ही रहा है, ये इसका क्या है, भाई है। प्राचित परिचित कराते हैं, नमन और उसका भाई, दो भाई है, ठीक है। नमन और माया कैसे संबंधित है, तो ब्रदर इन लॉ ही होगा इसका। तो जो भाभी है, भाभी का अगर इसकी बात करें माया से कैसे संबंधित है ना, तो माया का क्या लगता है, ब्रदर इन लॉ, देवर क्या इसको, ठीक है। नेक्स्ट को इसको देखते हैं हम। सभी नायक कथन की बात करें, सभी नायक नर्तक है, कुछ नर्तक जो नायक नहीं है वे बूढ़े हैं, सभी बूढ़े गायक है, कुछ गायक नायक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी नायक नर्तक है, तो एक हम ले लेते हैं, ये है नायक, नायक, ठीक है। और सभी नायक क्या है, नर्तक है, तो ये मान लेते हैं हम नर्तक है, ठीक है। पढ़ा ये जो नया है नर्तक है। और कुछ नर्तक जो नायक नहीं है, अगर हम बात करें कुछ नर्तक की जो नायक नहीं है वे बूढ़े हैं, यानी ये बूढ़े हैं, ग्रीन वाले जो है बूढ़े हो गए, मान लेते हैं बूढ़े हैं, ठीक है। और सभी बूढ़े गायक हैं, यानी जो सभी बूढ़े हैं ये क्या है, ये गायक है, ये यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, ये गायक हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, सभी बूढ़े गायक हैं। तो जो निष्कर्ष कह रहा है वो देखते हैं। कुछ नायक गायक है, तो नायक कौन से है इसमें से, एन, तो कहीं गायक है, कहीं गायक हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये वाला, ये यहाँ से भी होकर जा सकता है, उसने इसकी बात नहीं कही, तो ये हो, ठीक है। कुछ नायक बूढ़े हैं, कुछ नायक, तो नायक तो बूढ़े हैं ही, नायक बूढ़े हैं। तो अगर हम बात करें नायक की, यानी ये वाली, तो ये वाले नायक जो है वो बूढ़े नहीं है। ग्राफ देखो कहाँ हो जा रहा है, ग्राफ यहाँ से है, यानी जो सर्किल है वो यहाँ पे है, तो नायक बूढ़े बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। कुछ बूढ़े नर्तक हैं, तो कुछ बूढ़े बूढ़े की अगर बात करें तो क्या भी नर्तक है, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन सही है, ये तीसरा ऑप्शन। तो पहला और तीसरा जिस ऑप्शन मैच करते हो वो ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सीमा शुल्क हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। यदि अगर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं k-4 k और k+4 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो देखो एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का अगर भुजाओं का फॉर्मूला आप समकोण का पता होगा, तो आपको पता होगा, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज होता है यानी जो उसका कर्ण होता है, अगर हम बात करें कर्ण की, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। तो जो इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं कर्ण को, हाइपोटेनस, और एल को जो है परपेंडिकुलर यानी पी बोल देते हैं इंग्लिश में, और इसको बेस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे इस क्वेश्चन को, या फिर ऐसे कर लो, कोई ऐसी वैल्यू सोच लो जो इसको मैच करती हो, के की वैल्यू। तो हम के की वैल्यू 8 रख के देख लेते हैं पहले। तो 8 में से 4 गए, 4, फिर 8, फिर 8 4 12, क्या ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा 16 64 और ये 144, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। 16 को रख के देखते हैं एक बार, 16 में से 4 गए 12, 16, 16 4 20, तो जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें वो कर्ण होती है, सबको पता है सबसे बड़ी भुजा होगी ये, यानी इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा 20 का, सॉरी 400 होगा, और 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 12 का स्क्वायर 144, तो इन दोनों को जोड़ के 400 ही बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कुछ कलाकार लेखक है, सभी लेखक नर्तक हैं, कोई कलाकार निर्देशक नहीं है, तो देखते कुछ कलाकार लेखक है, ये कलाकार है, कुछ कलाकार लेखक है, यानी कुछ कलाकार, और कुछ कलाकार यानी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे ए आर्टिस्ट, और कुछ कलाकार राइटर, लेखक का मतलब राइटर, ये रहा, तो राइटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। कुछ कलाकार लेखक है, ठीक है सर। और देखते हैं नेक्स्ट कथन नंबर 2, सभी लेखक नर्तक है, यानी सभी राइटर, जो ये रहा राइटर वाला, सभी नर्तक है, नर्तक डांस कर लो, ठीक है, ये डांस लिख लेते हैं इसको, जो नर्तक है यानी डांसर है,
और फिर कह रहा कोई कलाकार, निर्देशक नहीं, निर्देशक मतलब डायरेक्टर, कोई कलाकार अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि वो आर्टिस्ट है। ये तो नहीं आएगी, यहाँ पे ले लेते हैं हम निर्देशक ही लिख लेते हैं, यानी एन हो गया निर्देशक, ठीक है। या फिर डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ डी हो गया तो इसलिए ये लिखते हैं। और निष्कर्ष नंबर 1 पढ़ते हैं, कोई लेखक कलाकार नहीं है। तो लेखक तो यानी राइटर, कलाकार तो है, वो आर्टिस्ट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और कुछ कलाकार यानी कुछ कलाकार, ये आर्टिस्ट और क्या है, नर्तक है, डांसर है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन निष्कर्ष सही है। कुछ लेखक निर्देशक नहीं है, तो कुछ राइटर यानी ये रहा निर्देशक नहीं है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि निर्देशक तो यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट है, निष्कर्ष सेकंड है, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, BAED श्रृंखला और IH और NM, और इसमें अगला पद क्या होगा। अगर बात करें अगला पद तो इसमें हमें संबंध देखना है। और चलो देखते हैं, B का E के साथ, E का I के साथ और I का N के साथ। तो B यानी 2 नंबर पे होता है, E 5, यानी इसके बीच में कितने संबंध है, 3 का। E 5 पे और I 9 पे, यानी यहाँ पे 4 का। और N 14 पे होता है, यहाँ पे 5 का हो जाएगा। तो 5 अगर यहाँ N 14, N की अगर हम बात करें 14, तो आगे कितने का अंतर आएगा, 6 का। तो 6 N 14 6 20, 20 का मतलब टी शुरू में क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। और बात करें हम A का संबंध D से, यानी D 4 पे होता है, A 1 पे, यहाँ पे 3, यहाँ भी ऐसे ही, फिर 4 का होगा, फिर 5 का और फिर 6 का। और अगर हम बात करें M की बात करें 13 13 6 19, 19 का मतलब S, तो T S इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा TS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बेजोड़ शब्द यानी जो अलग है, डिफरेंट है, वो ज्ञात करना है। स्कूल, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र। तो अगर हम बात करें इसकी, स्कूल प्रधानाध्यापक यानी जो प्रिंसिपल होगा, शिक्षक होगा, जो छात्र होगा, तो इसमें ये सब वहाँ पे कार्य करते हैं, शिक्षक भी, प्रधानाध्यापक भी, छात्र भी पढ़ने आते हैं, ये इंसान है। और ये स्कूल एक तरीके से स्थान का नाम है, स्कूल एक वह स्थान हो गया, फिर एक संस्था है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो स्कूल हो जाएगा, ठीक है। आम का संबंध फल से है, उसी प्रकार वेल का संबंध किससे होगा। तो अगर हम बात करें आम का संबंध यदि फल से है, तो सरीसृप में जो आता है वो रेंगने वाले जीव आते हैं, यानी ये नहीं होगा। सरीसृप में जैसे सांप होगा, छिपकली होगा, तो इसमें जो है रेंगने वाले जीव आते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम सार्क की, सार्क में भी वेल तो नहीं आएगी, वेल सार्क की प्रजाति की नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। स्तनपाई, तो वेल स्तनपाई तो होती है, ये बात तो सच है, तो स्तनपाई भी देखते हो सकता है। कृतंक प्राणी, तो अगर कृतंक प्राणी की बात करते हैं ये तो नहीं है, इसका जहाँ सही आंसर है वो स्तनपाई है, यानी ऑप्शन नंबर 3। कृतंक जो दांत से कुतरने वगैरह वगैरह होते हैं, जैसे चूहा हो गया और खरगोश जो बिल में होते हैं, ये इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्तनपाई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है। इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है, यानी एक जो इकाई क्षेत्र है उस पर कोई बल पड़ रहा है, यानी प्रेशर है जो है वो पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दाब हो जाएगा। एक क्षेत्र पर अगर कोई बल यानी ताकत लगा रहा है, फोर्स पड़ रहा है किसी भी क्षेत्र पर, जैसे क्षेत्र है और इस पर बल पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर यानी दाब पड़ रहा है। किस मानव निर्मित फाइबर को लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। अगर आप बात करें किस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेयान। रेयान जो है मानव निर्मित फाइबर को लकड़ी से प्राप्त गूदे से किया है, मतलब लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है वह क्या होता है। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को अगर आपको कुछ भी चीज़ फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलनी है या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलनी है, तो उसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यानी F यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 9/5 इंटू C यानी सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस है, यानी कितने सेल्सियस है, प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका जो आंसर है वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और सेल्सियस यानी डिग्री, जितनी डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर होगा, C की वैल्यू जितनी भी होगी उसको, और फिर 32, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर हम दी गई आकृति की बात करें कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे 1 2 और ये पूरा 3, ठीक है। और 3 इसी में यानी 6 हो गए, और 3 ही इसी में यानी 6 3 9, फिर 7 8 और 8 हो गए, और ये फिर 9 10 और फिर ऐसे 11 12 और कौन सा हो सकता है इसमें, 12 हो गए, 13 14 15 16 और भी इसमें एक और है, 17 हो गए इसमें। अगर हम बात करें
तो इसमें जो एक और होगा वो होगा एक, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, 4 ये हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये भी हो गया, ये हो गया। इसका जो आंसर होगा वो 16, एक और इसमें कोई होगा वो देख लेंगे। अगर हम बात करते हैं, ये 2 हो गया, ये हो गया, ठीक है। और हमसे जो छोटा है वो होगा एक, ये वाला। इसका जो आंसर है 17 है, यानी 16 हमारी गलती में हो गया, एक और होगा इसका आंसर, कहीं ना कहीं इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों में सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। महाद्वीप यानी राज्य, महाद्वीप, जिला, देश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी महाद्वीप में कोई राज्य होगा, राज्य यानी देश, और देश में कोई राज्य, सॉरी यहाँ पे अगर बात करें तो महाद्वीप में कोई देश होगा, देश में फिर राज्य होगा, और राज्य में जिला होगा। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। पूरे महाद्वीप इसको मान लेते हैं, इसको देश, इसको राज्य और इसको जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करेगा। 216, 81, 25, 27, 64। तो अगर हम बात करें इसकी 216 की, 216 जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी 216, 81, 216, 81, 25 और 64, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 343। वो कैसे देखते हैं, चलो। ये 81 नहीं है, एक तो यहाँ पे ये 81 नहीं है, माफ़ करना, ये 125 है पूरा, ये 8 है और ये 125 है, ये थोड़ी टाइप की मिस्टेक हो रही है, और 27 और ये 64, ठीक है। ये भी घन है इसमें, ये किसका घन है? अगर इसकी बात करें तो हम लोग तो ये अगर 216 की अगर बात करें तो 6 का घन हो गया, ये 2 का घन हो गया, और ये 5 का, और ये 3 का, और ये 4 का। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। तो जो रह गया वो अगला नंबर होगा वो 7, यानी 343। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संस्थान जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन सूचांक CCPI 2023 प्रकाशित करता है? अगर हम बात करते हैं इसकी CCPI, तो CCPI जो है एक तरीके से जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। CCPI जो है एक तरीके से जलवायु संरक्षण का मूल्यांकन करता है, जिसमें 2023 में ये हुआ था, और 63 देश के EU जलवायु का प्रदर्शन ट्रैक करता है। मतलब जो 63 देश होते हैं उनका जलवायु संरक्षण का प्रदर्शन को ट्रैक करता है CCPI। तो अगर इसमें बात करें जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें देश में, इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना है, और ये यहाँ पे क्या मिस है यार, क्या टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे जो है माइनस का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है, और भाग का अर्थ माइनस है। और तब 6 प्लस ये का क्या अर्थ है? तो 6 प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ अगर हम बात करें यानी गुणा, ठीक है। और 6 गुणा 7 प्लस गुणा, गुणा का जो अर्थ होगा वो भाग होता, यानी 7 डिवाइडेड बाय 3। और अगर माइनस की बात करें तो माइनस का अर्थ जो होगा वो प्लस होगा। प्लस की अगर बात करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 8, और माइनस का भी फिर से मतलब ये होगा माइनस ना होगा, ये भाग है, यहाँ पे भाग, बड़ी मिस्टेक हो रही है इसमें, ये यहाँ पे भाग है, और भाग का जो अर्थ होगा वो भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे दे रखा है भाग का अर्थ माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 20। और इस कैलकुलेशन को बड़ा मास करके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। बड़ा मास इसमें अप्लाई होगा, यानी पहले भाग होगी, फिर गुणा, फिर भाग, फिर मतलब सिर्फ पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस, ठीक है। इसमें कह रहा है कार्यबल की जनसंख्या में तक, यानी डॉट डॉट कहाँ से कहाँ तक के लोग शामिल है। कार्यबल मतलब जो कार्य कर सकते हैं परिश्रम के लिए अवेलेबल है, यानी जो हम लोग जिन्हें परिश्रम में शामिल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर जो कार्य कर सकते हैं वो 15 से 59 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 15 से 59, यानी 15 से 59 तक, इसका आंसर ये हो गया कार्यबल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार से बना होता है। बिजली के उपकरण में प्रयुक्त जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा और टीन के मिश्र धातु, सीसा और टीन का मिश्र धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फील्ड को ग्राउंड कहा जाता है, ठीक है, और ग्राउंड को बारिश कहा जाता है, ये भी ठीक है, और बारिश को हाईवे कहा जाता है, ठीक है,
और हाईवे को पाइप कहा जाता है, पाइप को रेल कहा जाता है। तो जो राज्य को जोड़ता है वह क्या है? राज्य को अगर बात करें क्या जोड़ता है, तो राज्य को अगर जोड़ने की बात करते हैं हम लोग तो हाईवे जोड़ते हैं। हाईवे, और हाईवे को क्या कहा जाता है? हाईवे को कहते हैं पाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइप। हाईवे को पाइप कहते हैं, राज्य को पाइप। दो राज्यों को अगर कोई जोड़ता है तो हाईवे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें अगर हम बात करें शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले तो एच दे रखी है इसमें, शंकु एच हो जाए 20 और तिर्यक ऊंचाई यानी एल या 25। अब इसका आधार निकालने का आपको पता ही होगा, यानी त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या निकाल सकते हो, या फिर इसका जो होगा त्रिज्या निकालने का, यानी आर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा एल का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगभग एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये शंकु की जो है शंकु का फॉर्मूला होता है तीनों के बीच, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और हाइट के बीच। यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, वो आर की वैल्यू आएगी 15। और जो शंकु का आयतन होता है उसकी बात करें तो अगर फॉर्मूले की 1/3 पाई इंटू 15 और फिर से 15 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग 15 कर लेंगे। ठीक है, और इंटू एच, यानी फिर से एच का मतलब 20। ये इसका फॉर्मूला आता है शंकु के आयतन का। और अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलीपाल कोई चटनी जिसे जनवरी 2024 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के बड़े क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में लगभग रिपीट हो जाते हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है। और अगर इसकी बात करें हम, सिमिलीपाल कोई चटनी है यानी, तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी उड़ीसा में इसको जीआई टैग मिला, यानी ये सिर्फ उड़ीसा की ही पसंद है। उड़ीसा की जो ये जो चटनियाँ केवल वहाँ पे ही फेमस है, वहाँ की ही इसको भौगोलिक जीआई टैग मिला है, मतलब वहाँ से ही फेमस है। ठीक है, जैसे कोई कह देता है आगरे का पेठा, तो ऐसे ही वहाँ पे फेमस है। ठीक है, वह विकल्प चुने जिसमें शब्द उसी संबंध को दर्शाते हैं जैसा कि दिए गए शब्द समूह में दर्शाते हैं। यानी ये होता है गद्य जो है काव्य से संबंधित है, ऐसे साहित्य किस प्रकार गद्य काव्य साहित्य, ये तीनों के जिस तरीके से संबंधित हैं हिंदी से, गद्य काव्य से साहित्य। ठीक है, से देखते हैं। वर्षा जल सूखा, घर जंगल मशीन, कराटे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट, चाय कॉफ़ी जूस। तो ये एक हिंदी व्याकरण यानी हिंदी का संबंध, तो वर्षा जल सूखा, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं है क्योंकि सूखा इसमें आ गया, वर्षा जल। ठीक है, जंगल मशीन घर, ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। चाय कॉफ़ी जूस, जूस अलग चीज़ है, कॉफ़ी अलग है, कॉफ़ी अलग होती है, चाय अलग। कराटे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट ये एक तरीके का सेम है, जैसे ये हिंदी का पार्ट है, ऐसे ही ये कराटे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट एक तरीके सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पत्र का रंग हो जाता है अगर अक्षार के साथ, यानी क्षारक के साथ जो है अगर अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस का पत्र हो जाता है, तो लाल लिटमस का जो पत्र होगा वो नीला हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो नीला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हानियों और क्षिति निधि को COP28 शिखर सम्मेलन में चालू करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसी फंड को बनाने का विचार किस COP शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा COP27। हानि क्षति निधि को COP28 शिखर सम्मेलन में चालू करने के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है, इस फंड को बनाने का विचार किस COP शिखर सम्मेलन में शुरू किया था? तो इसका मतलब है 27वें शिखर सम्मेलन में इसको चालू करने के लिए मतलब सम्मेलन में शुरू किया गया था, इस पर विचार हुआ था। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष 13वें और PSC उत्कृष्टता पुरस्कार में CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो जिसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं CMD ऑफ द ईयर जिसको मिला वो उसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दास को। प्रदीप कुमार दास को 13वीं PSC उत्कृष्टता पुरस्कार में इसका ऑफ द ईयर का CMD ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल रही 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता? तो जो फिलहाल चल रही थी थोड़ा 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग, अब तो नहीं चल रही, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अभिनव चौधरी ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण की अगर बात करें जिसमें अच्छे से कोई चीज़ मिक्स हो जाती है,
ठीक है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता मिक्सर को। देखो मिश्रण समांगी और मिश्रांगी दो तरीके होते हैं, कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, जो मतलब उनको अलग भी किया जा सकता है एक बार मिक्स करने के बाद दोबारा सिंपली आसानी से, और एक ये जो अलग नहीं होते बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा पानी में शर्करा। पानी में छाछ भी, छाछ नीचे बैठ जाती है थोड़ी देर में, स्टार्च का विलियन, स्टार्च अलग हो जाता है, और नाले का जो पानी होता है उसमें तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें गंदगी होती है जो नहीं घुलती, ठीक है। तो पानी में जो शर्करा है वो बिल्कुल प्योरिटी की तरीके से घुल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अवलोकनों यानी आरोही क्रम में है ये रहा 225 ये है और ये एक्स और एक्स। यदि आंकड़ों का मध्य क्या 250 है, मध्य का मतलब जिनके बीच का है, मध्य का है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इनको गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यानी सम है, सम का मतलब 10 है, और 10 अगर सम है तो माध्य का निकालने के लिए जो बीच के दो नंबर होगा 5 और छठा, इनको जोड़ के आधा कर दो, यानी x प्लस 2 इनका आधा कर देते हैं, और जो बराबर होगा माध्यिका आ जाएगी, यानी माध्यिका कितनी है 250, ठीक है। और इसको अगर 2x प्लस 2 यहीं 2 कट जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 250, और x की वैल्यू हो जाएगी 249, 249 यानी 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 249 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है, किस सिद्धांत पर, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर, गति के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इसकी अगर बात करें, जो रॉकेट है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शोषण का उदाहरण है, अधिशोषण का उदाहरण है। तो इसमें से बात करते हैं, पानी के वाष्प के संपर्क में सिलिका जेल, धुंधली खिड़कियाँ, पेंटिंग ऊपर के सभी। तो अधिशोषण का मतलब किसी चीज़ यानी किसी वस्तु पर कोई चीज़ अच्छे से शोषित हो जाए, चिपक जाए, जैसे दीवार पर पेंट कर दिया हम लोगों ने, तो जो पेंट होगा वो अधिशोषित हो जाएगा दीवार पर, ठीक है। तो ठीक है, पानी के वाष्प के संपर्क में सिलिका जेल और धुंधली खिड़कियाँ, ये भी ऐसे ही एक तरीके से अधिशोषण हो जाता है सर्दियों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कथन को पढ़ो, यदि एक्स वाई, इसका एक्स और वाई, इसका अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है, एक्स एंड वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, एक्स एक्सक्यूमुलेटर क्या बोलते हैं इसको, वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, और एक्स भाग वाई का अर्थ है एक्स वाई की माता है। यदि सी, ये पूरा दे रखा है क्वेश्चन, तो ई का ए से संबंध, यानी ई का ए से संबंध क्या होगा, हम इसकी अगर बात करें तो जो इसका जो संबंध होगा तो हो जाएगा पत्नी का। देख लेते हैं सी एंड ए। अब सी एंड ए यानी एंड का मतलब क्या है, ये रहा यहाँ पे, इसका अर्थ है भाई, सो सी ए का भाई है, ठीक है। और फिर कह रहा है ए एक्स किलोमीटरी बी, तो बी इसका अर्थ है एक्स वाई का पिता, यानी ए जो है वो बी का पिता है, और एंड का मतलब इसका डी का भाई है, ये दोनों भाई भाई हो गए। और इसका मतलब क्या है पुत्री, यानी ई की पुत्री और पुत्री के भाई दोनों और इनका पिता, तो क्या हो जाएगा इसकी पत्नी है, यानी ई जो है ए की पत्नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 संख्या का औसत 40 है, बाद में यह पाया गया, महत्व क्वेश्चन है, बाद में यह पाया गया कि संख्या 40 को गलत तरीके से 53 के रूप में लिखा गया था, तो संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अगर हमें से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई संख्या अगर गलत हो जाए औसत के उसमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं दो 10 संख्याओं का जो औसत है, यानी इनका जो योग कर लेते हैं बराबर, इसका जो योग था वो 40 मतलब 40 औसत है, और जो कितनी संख्या है 10, तो इनका क्या आएगा योग आएगा टोटल, ठीक है। और एक संख्या 40 को गलत तरीके से 53 के रूप में लिखा गया, तो जो गलत तरीके से लिखा गया उसको कर दो माइनस, और जो सही तरीके से लिखना था 40 को गलत तरीके से, सॉरी ये तो 40 लिखना था वहाँ, और गलत के क्या लिखा गया माइनस, यानी माइनस लिख लेते हैं। माइनस कितना करना है 53, और डिवाइड कितने से करना है, कितने नंबर तो सेम है, एक चले गया एक वापस है, यानी अगर हम लोग 40 लिखते हैं वापस से और 53 निकालते हैं, नंबर तो 10 ही हुए जितनी संख्या थी, तो डिवाइड बाई 10। अब इसको करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 460 प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, इसको देख लेते हैं कितने बचे, चलिए 7/10। अब इसमें से अगर हम लोग 7 निकाल दें तो कितने बचेंगे 453/10, और 453/10 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही 45.3 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देवदत्त ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देवदत्त ट्रॉफी की अगर बात करें तो इसका जो संबंधित है वो क्रिकेट से है। देवदत्त ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को पूर्ववत करने के लिए अंडू के लिए शॉर्टकट है। अंडू का मतलब वापस लेना। ठीक है, अगर कोई कार्य हमारे से गलती से हो जाए उसको दोबारा से, अगर हम जैसे रबड़ से कोई चीज़ मिटाना होता है, ऐसे ही अंडू है एक जो हमारी कमांड है उसको वापस लेना, जो हमने कमांड दिया है उसको वापस से लेना। तो इसका जो शॉर्टकट होगी वो Ctrl+Z होती है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है Ctrl+Z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या आ गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया और खान मंत्रालय में महत्वपूर्ण राजनीतिक खनिजों की नीलामी के लिए एक रोड शो आयोजित किया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा श्री प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इसी के साथ हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और देखते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए।